हे गाइस, तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि येकिन ने कैसे अपने इमोशंस को फाइनली प्रैक्टिकल एक्शन में बदला था जब वो चेंग फाई ची के साथ केमिस्ट्री लेसन्स के बीच अपना लव कन्फेस करने का ट्राई करता है। लेकिन येकिन का अपना स्टाइल इतना फनी और ऑकवर्ड होता है कि वो अपने कन्फेशन को एक चैलेंजिंग ट्यूशन डील में बदल देता है। फाई ची जो इनिशियली थोड़ा कंफ्यूज होता है, फाइनली येकिन की एंटिक्स को समझ लेता है और थोड़ा शाय होकर उसकी उंगली को ट्रीट करता है जब वो छोटे से कट से ब्लड निकलने लगता है। येकिन जो अपनी चार्म का यूज कर रहा होता है, फिर भी ट्यूशन डील के लिए अपनी लाल आंखों का यूज करता है और फाइची को एंगेज करने की कोशिश करता है। बाद में स्कूल में हॉलिडे एटमॉस्फेयर के बीच येकिन अपनी फीलिंग्स के बारे में थोड़ा और एक्सप्लोर करता है जब वो अपने फ्रेंड जाओ फेंग और सुन इरान के बीच क्राफ्ट बनाते देखता है। लेकिन जब वो चेंग फाई ची को देखने जाता है तो उसका मूड ऑफ हो जाता है और वो उसे मैसेज भेजता है। फाई ची का रिस्पॉन्स उसे और ज्यादा कंफ्यूज कर देता है और फिर येकिन अपने फीलिंग्स को मैनेज करते हुए अपने पर्सनल टास्क पे ध्यान देने लगता है। चैप्टर के एंड में येकिन और चेंग फाई ची एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं जहां फाई ची अपने क्रिएटिव बलून मेकिंग स्किल्स दिखाता है और येकिन को फाइनली एक बलून रोज गिफ्ट में देता है। येकिन का रिएक्शन शाय और क्यूट होता है और फाई ची के साथ उसका बॉन्ड और क्लोज होता है। अब आगे, जैसे ही चेंग फाई ची ने येकिन को बलून वाला रोज दिया, फिर तुरंत ही उसने दो और बलून्स निकाले, एक ब्लू और एक येलो, और दोनों को ट्विस्ट करके एक क्यूट सा 2 कलर वाला लॉलीपॉप बना दिया। येकिन ने वो दोनों लॉलीपॉप साइकिल के हैंडल पर लटका दिए और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक जेन्युइन सी प्यारी स्माइल आ गई और फिर ऑब्वियसली उसका बच्चा उछलकर बाहर आ गया और पूछ बैठा, और क्या बना सकते हो तुम? फाई ची ने थोड़ा सा सोच के बोला, ये सारे बलून्स तो मुझे बैक स्टेज से मिले थे, वैसे भी ज्यादा बलून्स तो मेरी क्लास की लड़कियों ने ही खत्म कर दिए थे, बस अब ये 1-2 ही बचे हैं। पर भाई येकिन तो माना ही नहीं, पूरी साइकिल सब बलून से भर गई थी, फिर भी डिमांड कम ही नहीं हो रही थी। और चाहिए? चेंग फाई ची ने उसके चमकते आंखों को देखा तो रजिस्ट नहीं कर पाया और बोला, और क्या चाहिए बता दो। येकिन ने थोड़ा ड्रामा किया, सिग्नल के ग्रीन होने का इंतजार किया, फिर थोड़ा साइड में ले गया और फाई ची के स्कूल बैग को पोक किया। ये चाहिए मुझे। फाई ची कंफ्यूज्ड, बिल्ली? तुम्हें ये बिल्ली चाहिए है क्या? येकिन ने सिर हिलाया और धीरे से कुछ बोला। वैसे तो वो ये बोला था कि आई वॉन्ट यू, पर बहुत बहुत धीरे से कहा था जिससे फाई ची को क्लियरली सुन ही नहीं पाया और बोला, अच्छा, और सीधा कैट को बना दिया उसके लिए। और इधर येकिन का पेशेंस खत्म हुआ। उसने वो कैट उठाई जो बिल्कुल फाई ची के कपड़ों के कलर जैसी थी और डायरेक्टली फाई ची को मार दी, बोलते हुए, किसने कहा मुझे कैट चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि मुझे तुम चाहिए, समझे? यस और नो कुछ तो कहो। बेचारा फाई ची ये सुनकर तो स्टैचू ही बन गया था और येकिन वहीं खड़ा था आंसर का वेट करते हुए। वैसे तो चेंग फाई ची ने कुछ जवाब भले ही ना दिया हो, पर उसके चेहरे का चेंज होता एक्सप्रेशन हमने नोटिस जरूर कर लिया था। ये दोनों ऐसे ही चलते चलते येकिन के घर तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। विंटर वेकेशन का पहला दिन था और कैपिटल फिर से बर्फ की चादर से ढका हुआ था। इधर येकिन ने भी अपने आप को हेड से टो तक चादर से ढक रखा था। तभी फोन बेड के साइड टेबल पर बार बार बजने लगा, जिसे उठाने का मूड में येकिन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, पर फोन भी बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर थक हार कर येकिन ने गुस्से में फोन उठाया और क्विल्ट के अंदर ले आया। क्या है अब? OMG, आंखें तो देखो जरा जनाब की। दूसरे साइड से जाओ फेंग की आवाज पूरी डॉल्बी एटमॉस मोड में थी। किनकिन, जल्दी आजा टाइम स्क्वायर पे, अर्जेंट है। येकिन ने आंख मलते हुए पूछा, तू क्या कर रहा है वहाँ? जाओ फेंग बोला, वही टॉप स्टूडेंट यहाँ काम कर रहा है। क्या यार, दुनिया भी कितनी छोटी है ना। मैं तो यूं ही घूम रहा था और सीधे उसको देख लिया, KFC के काउंटर पर कस्टमर से ऑर्डर ले रहा है। येकिन झल्ला के बोला, मैं नहीं आ रहा। जाओ फेंग बेचारा क्लूलेस फिर बोला, क्यों नहीं?
वैसे तूने वो स्टार्स दे दिए हैं क्या? येकिन ने सीधा फोन काट दिया, दांतों तले चीक को दबाते हुए। क्विल्ट उठाई तो सामने वो बलून कैट पड़ा था और उसी मोमेंट उसने फोन उठाया और उसको तुरंत पूरे क्रिकेट के फील्डर जैसा थ्रो कर दिया। अभी 10 घंटे पहले ही तो ब्रॉड डे लाइट में फुल 200% कॉन्फिडेंस के साथ उसने चेंग फाई ची को कन्फेस किया था, और भाई क्या बोलूं, धार से रिजेक्ट। वैसे रिजेक्ट भी कहाँ किया था, फाइची ने तो सीधा जवाब ही नहीं दिया था, बस वापस बोला था तुम घर पहुंच गए, जैसे कोई वेदर अपडेट दे रहा हो। येकिन को तो ये बेइज्जती बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। चादर पैर सब पटकते हुए अंदर ही अंदर सोच रहा था, सीधा ही बोल देता ना, कम से कम ये तो नहीं लगता कि मुझे हवा में ही लटका दिया है। वो मोमेंट जब कुछ बोल दो और फिर रिग्रेट करते रहो जिंदगी भर। हाँ, ये येकिन के लिए आज वही फेस था। तीसरे दिन तक बेचारे डॉग की भी हवा निकलने लगी थी और येकिन लिटरली दुनिया से कांटेक्ट तोड़ चुका था। 4 ड्रॉर के अंदर था, कंप्यूटर पे डस्ट जमा हो गई थी और बंदा सिर्फ बेसिक जिंदा रहने वाली चीजें ही कर रहा था, जैसे खाना, सोना, बाथरूम जाना और फिर से सोना। और ब्लैंकेट भी फुल गोस मोड में था, एकदम मम्मी जैसा लपेटा हुआ। मॉम को तो लगा कि स्कूल में ही कुछ गड़बड़ हुई होगी, इसलिए डायरेक्टली उसने टीचर को ही कॉल कर दिया। कॉल के बाद सीधा येकिन के रूम में जाके बेड के पास बैठ गई और थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोली, किनकिन सच सच बता, क्या तुझे कोई लड़की पसंद है? येकिन तुरंत बेड पे उठ के बैठ गया, आंखें टेढ़ी करके बोला, किसने बोला आपको? मॉम तो फुल डिटेक्टिव मोड में थी। अरे तू मेरा बेटा है, क्या मैं इतना भी नहीं समझ सकती? बता, ऐसी कौन सी छुट्टियां गई हैं जिसमें तू खुश नहीं रहता था? और इस बार तो देखो तुम पूरा टाइम घर पे ही हो, ठीक से खाना भी नहीं खा रहे हो। बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? वैसे भी टीचर सुन से तो मॉम को कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई थी, बस इतना ही पता चला था कि येकिन के मार्क्स वैसे के वैसे ही थे। ये तो मॉम का अंदाजा ही था जो थोड़ा ओवर सोच बैठी थी। देखो बेटा, मॉम ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी, बस इतना बता दे कि किस घर की लड़की है। मॉम की बात सुनकर येकिन सोचता है, ये क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही है उनकी फैमिली और पर्सनालिटी में? क्या सच में मॉम चिंता कर रही हैं या फिर बीच में टांग अड़ा रही हैं? फिर वो आगे सोचता है, 1 मिनट, मैं इतना क्यों घबरा रहा हूँ? वैसे भी मैं तो किसी पे क्रश ही नहीं कर रहा हूँ ना। ये क्या बकवास चल रही है मेरे दिमाग में? तभी मॉम बोली, तू तो बहुत ही सीधा है, मुझे डर लगता है कि कहीं तो उल्लू ना बन जाए। येकिन ने लिप्स पर्स किए, थोड़ा सार्कास्टिक स्माइल दिया, लेकिन मन में सोचा, सीधा? मॉम, तुझे कौन उल्लू बना रहा है ये तो अभी क्लियर ही नहीं है। और वैसे भी येकिन के पेरेंट्स का सीन भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही था। ये जिंगशियान यानी येकिन के डैड एक सिंपल से पार्ट टाइमर थे, जबकि उसकी मॉम एक रिच फैमिली को बिलोंग करती थी, जो स्टूडेंट के टाइम पे इनके बीच में प्यार में पड़ गई। बस फिर क्या शादी हो गई, लेकिन येकिन को हमेशा से लगता था कि डैड तो मॉम के लायक ही नहीं थे। यही रीजन था कि वो अपने डैड को सीक्रेटली ओल्ड मैन बुलाता था, थोड़ी सी रिसेंटमेंट के साथ, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मॉम उनसे तो कुछ बेटर ही डिजर्व करती थी। येकिन के दिमाग में तो ये कब का फिक्स था कि उसकी मॉम लिटरली गॉट स्कैम्ड इन द नेम ऑफ प्यार। इसीलिए जब भी मॉम उसे लव एडवाइस देने लगती थी या कोई रिलेशनशिप का लेक्चर मारने लगती थी, तो उसे अंदर से स्कार्किज्म भर जाता था। इस बार भी जब मॉम थोड़ी कंसर्न लेके पूछ बैठी थी, येकिन का मन कह रहा था कि वो कह दे, कहीं तुम ये तो नहीं चाह रही ना कि मैं भी कोई गलत इंसान चूज करूं जैसे तुमने किया था। पर उसने मुंह से बस कोल्डली इतना ही निकाला, कुछ नहीं मॉम, बस एग्जाम की वजह से थक गया हूँ, बस अपनी नींद ही पूरी कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो। मॉम भी समझ गई कि ज्यादा कढ़ाई से कुछ नहीं मिलेगा, तो बात घुमा के बोली, इस बार के स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए ट्रिप प्लान कर लिया है, एक्स आइलैंड पे जा रहे हैं, पैकिंग की हेल्प के लिए अपनी आंटी को बोल देना। येकिन बस चुप रहा। हर साल तो यही होता था ना, दादाजी के गुजरने के बाद हर बार मॉम फॉरेन ट्रिप प्लान कर लेती थी, जैसे घर का एनवायरनमेंट देख के थोड़ी सी भी इमोशनल नहीं होना चाहती थी। येकिन ने इस चीज को कब से नोटिस किया था, पर अब तो वो इसका आदी ही बन गया था। इस साल भी
कोई फर्क नहीं था। कोल्ड से हमेशा परेशान रहने वाला येकिन के लिए मॉम ने फिर एक ट्रॉपिकल आइलैंड का ट्रिप फिक्स कर दिया था। वैसे तो हर बार की तरह इस बार भी डिसीजन सिर्फ मॉम का ही था और ये फैमिली के फादर सन डुओ को बस हाँ में हाँ ही तो मिलानी होती थी। लेकिन इस बार थोड़ा ट्विस्ट आ गया था। डिनर के वक्त ये जिनशियान, जो यूजुअली घर पे दिखते ही नहीं थे, ने टेबल पे रखा हल्का फुल्का खाना देखते ही मुंह बनाया। ये घर है या कोई मॉनेस्ट्री? पूरा दिन काम करके आया हूँ और ये घास फूस। मॉम ने भी कामली कहा, किनकिन की तबीयत ठीक नहीं है, ऑयली फूड नहीं खा पाएगा। फिर वेकेशन का प्लान भी अनाउंस कर दिया गया। सदर्न हेमिस्फीयर का एक आइलैंड जहाँ का टेम्परेचर येकिन के लिए परफेक्ट होगा। ये जिंगशियान ने तुरंत ताना मारा, सदर्न हेमिस्फीयर? 2 दिन तो सिर्फ ट्रैवल में लगेंगे, काम भी तो करना है मुझे या नहीं? और फिर बिना ढिले के फिर ताना मार के बोला, सब कुछ इस लड़के के लिए, एक लड़की से ज्यादा डेलिकेट निकला है ये। येकिन को पता था कि डैड किस तरह से हर बार अटैक करते हैं, लेकिन अब बात मॉम तक पहुंच गई थी तो उसका पेशेंस खत्म हो गया। बिना सोचे समझे बाउल टेबल पर पटक दिया, आप बड़े आदमी हो, काम करते रहो, मॉम और मैं अकेले ही चले जाएंगे ना। और जैसे ही बोला, घर का माहौल एकदम टेंशन से भर गया। ये जिंगशियान ने रिपोर्ट कार्ड उठाया और चाइनीज से लेकर फिजिक्स तक के सारे मार्क्स पे शिकायत की। मैंने आज तक इतने बुरे मार्क्स नहीं देखे, शर्म नहीं आती क्या तुझे? तुम इतना लूज क्यों चल रहे हो? अगले साल सीनियर बनने वाले हो तुम्हें तो सिर्फ उन नालायकों की गैंग के साथ ही इधर उधर घूमना ही होता है ना। इन रिजल्ट्स को किसी को क्या दिखाओगे? क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? कोई इज्जत है भी कि नहीं तुम्हारी? येकिन किसी तरह अपनी मॉम के लिए खुद को कंट्रोल में रखे हुए था, पर डैड तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बोलते ही जा रहे थे। मैं तो स्कूल में हर सब्जेक्ट में टॉप करता था, तुम तो मुझ पर थोड़े भी नहीं गए, कहाँ से लाए हो इतने बुरे मार्क्स? येकिन बस चुप था, सिर्फ माँ की वजह से। पर जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो आंखों में आंसू दबाकर बोला, फिर जाओ ढूंढ लो अपने सपनों का बेटा, और सीधा अपने रूम की तरफ निकल गया बिना पीछे देखे। कमरे में जाके अपने बैग से वो बॉटल निकाली जिसमें वो कलरफुल स्टार्स थे। हाथ उठा के फेंकने ही वाला था, फिर रुक गया। फिर दिमाग में उसकी तू तू मैं चालू हो गई थी। चेंग फाइची, तुझे ही मेरे पापा का बेटा बन जाना चाहिए था ना, क्या बिगड़ जाता? नहीं नहीं, मॉम तो बहुत सॉफ्ट है, वो सह लेती है डैड को, पर मैं नहीं, मुझे उसके लिए तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा ना। इतने टाइम से पीछे पड़ा हूँ उसके, और हर बार वो सिर्फ मजे ले रहा था, मैं ही उल्लू बन रहा था। पर अब पीछे हट गया तो इतनी जो मेहनत की है वो तो सब बेकार ही चली जाएगी ना। आखिर सांस अंदर खींची और संभल गया और बॉटल सही सलामत वापस टेबल पर रख दी गई। थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ, फिर उसने फाइनल डिसीजन लिया, मैं नहीं हार मानूंगा, तब तक तो नहीं जब तक मेरी ताबूत में कोई आखिरी कील ना गाड़ दे। उसने फिर अपना फोन निकाला, चार्ज किया, ऑन किया और एक मैसेज भेज दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है चेंग फाइची पर। आज पूरे 7 दिन बाद चेंग फाइची को एक अनएक्सपेक्टेड टेक्स्ट आया। वी चैट बनाया क्या? चेंग फाइची ने मोबाइल स्क्रीन को थोड़ा कंफ्यूज होके देखा। येकिन का ये रैंडम मैसेज आना कोई शौक नहीं था, पर फिर भी थोड़ा अजीब लगा। उसने उस सॉफ्टवेयर के बारे में तो सुना हुआ था, छोटे मोटे चैटिंग ऐप जैसा ही कुछ था, पर येकिन का सडन पूछना, और वो भी इतने दिन चुप रहने के बाद। पर जो सबसे क्लियर था वो ये था कि उस दिन जो हॉलिडे से पहले येकिन का हाल था, उससे तो बच्चा भी समझ सकता था कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है वो स्लो है, पर इतना भी स्लो नहीं है कि समझ ना सके। चेंग फाइची ने अंदर ही अंदर सोचा। वो येकिन की अप्रोच को एक सिंपल दोस्ती के जैसे देख रहा था। जब तक मिल बैठे, टाइम कट हो जाए, पर्सनालिटी मैच करे तो और क्या चाहिए। पर दूसरी तरफ दोनों के बीच का डिस्टेंस सिर्फ फिजिकल नहीं था। चेंग फाइची जानता था कि येकिन एक रिच स्पॉइल्ड हायर है और वो बस एक नॉर्मल सा बंदा है। ये फ्रेंडशिप फ्रेश तो लगती थी, पर उस फ्रेश हवा के नीचे कॉन्ट्राडिक्शन का एक बड़ा पाइलअप छुपा था। फिर चेंग फाइची ने सोचा, ऐसी दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चलती, पर फिर भी चल रही थी। चेंग फाइची को तो
ऑनेस्टली शुरू से लगता था कि येकिन का ये फ्रेंडशिप से ज्यादा वाला सीन बस एक फेस है, 1-2 हफ्तों का जोश, क्या पता 1 महीने में बोर हो जाए, भूल जाए। वैसे भी उनका पहला मिलना कोई सपने का लम्हा तो था नहीं। दोनों का फर्स्ट इम्प्रेशन तो काफी ठंडा था। हाँ, आगे जाके थोड़ा नॉर्मल जरूर हो गए थे, पर चैंग को लगता था कि बस उतना ही, कोई खास बॉन्डिंग तो हुई नहीं थी। पर अब जब येकिन इतनी देर तक चिपका हुआ था, चैंग फाइची को थोड़ा सरप्राइज जरूर हुआ, पर उसके दिमाग ने तुरंत रीजन दिया, बस दोस्ती तक ही ठीक है, अगर ज्यादा पुश किया तो मैं तो दोस्ती भी ना रखूं। वो ये सब सोच ही रहा था कि तब तक येकिन के कुछ और भी मैसेजेस आ गए। क्या तुम एमएमएस रिसीव कर सकते हो? ओह, तुम्हारा फोन तो ब्लैक एंड व्हाइट है ना, मैं तुम्हें एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। मैसेजेस पढ़कर तो थोड़ी देर तक तो वो भी कंफ्यूज हो गया कि क्या रिप्लाई करे या इग्नोर कर दे। फिर 2 सेकंड सोच के उसने रिप्लाई किया, सिर्फ एक वर्ड, नहीं। चैंग फाइची ने फोन पकड़ के बस एक लम्हा के लिए सोचा, इसका मूड आज काफी शांत है, वरना तो हर बार तो स्मग होता है या फिर चिढ़ा हुआ होता है। वो तो लाइंस पढ़ के येकिन का एक्सप्रेशन भी इमेजिन कर लेता है और साथ ही उसका रिस्पॉन्स भी। येकिन ने पहली बार आज बिना कंप्लेन किए बात बदल दी, बोला कि वो कल से अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे जा रहा है और न्यू ईयर के बाद ही वापस आएगा। क्लॉक ने तकरीबन 11 बजा दिए थे और बाहर एकदम सन्नाटा था। उसने बस फोन टेबल पे रख दिया और कुछ रिप्लाई नहीं किया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन सुबह। चैंग फाइची जल्दी उठ गया था, सोचा घर को साफ कर लेगा, पर चैंग जिन ने डायरेक्टली मना कर दिया। नए साल के पहले दिन बॉक्सेस और कैबिनेट्स खोलना शुभ नहीं होता और सीधा उसको नेबर्स के यहाँ भेज दिया ग्रीटिंग्स देने के लिए। पिछले 10 साल से ज्यादा हो गया था चैंग फाइची और उसकी मॉम यहीं रहते थे और आसपास के लोग जैसे फैमिली बन गए थे। जब उसने हर घर का दरवाजा नॉक किया तो हर आंटी अंकल मुस्कुराते बोले, अरे बेटा तू तो कितना बड़ा हो गया है, और उसके हाथ में मेलन सीड्स और मिठाइयों के पैकेट चिपका रहे थे। ग्रैंडपा ली के घर पहुंचा तो सीन ही अलग था। ग्रैंडपा ने बड़ी वार्म से एंटरटेन किया और एक बड़ा सा वॉन्ड का एक गिफ्ट बैग दे दिया। फाइची ने थोड़ा हेसिटेट किया, ग्रैंडपा रहने दो, पर ग्रैंडपा हंस के बोला, अरे ले जा बेटा, मेरा ग्रैंडसन भी तो तेरे जितना ही है ना, और मुझे पता है कि तुम लोग तो सबसे ज्यादा इसी चीज के पीछे पागल होते हो। फाइची बस थोड़ा सा शर्मा के स्माइल दे दिया और बैग ले लिया। चैंग फाइची जब घर वापस आया तो हाथ पूरा भर के सामान लेकर। रास्ते भर बस एक चेहरा दिमाग में घूमता रहा, वो बच्चा जो हमेशा एक लॉलीपॉप लेके घूमता था। कौन होगा? येकिन हमारा। हर जगह मेसी स्नैक्स, हर टाइम कुछ ना कुछ मुंह में। अगर वो होता तो आधा सामान तो रास्ते में ही खा जाता, वो भी बिना किसी शर्म के। चैंग फाइची ने कल रात के बाद से फोन तक नहीं देखा था। मन में सोचा, पता नहीं बच्चों का न्यू ईयर विश आया भी होगा या नहीं। जब घर के दरवाजे तक आया तो देखते ही बोला, वाह, इस साल तो चाइनीज न्यू ईयर तो सच में कुछ अलग ही लग रहा है। रेड कपलेट्स, अंदर से आती आवाजों का शोर, सब कुछ वार्म लग रहा था। लेकिन वो अच्छा सा मूड दरवाजा खुलते ही गायब हो गया। हॉल में एक एक्स्ट्रा लेदर शूज के पेयर पड़ा था, सिर्फ एक पेयर। एक्चुअली 2 एक्सपेक्ट कर रहा था, पर एक ही था, और वो भी कोई ऑर्डिनरी नहीं, बिल्कुल बिजनेस वाले, सुंदर से और थोड़े स्टिफ डिजाइन के, जो बुढ़े लोग तो बिल्कुल भी नहीं पहनते। तभी मॉम की किचन से आवाज आई, जियाओची, तुम वापस आ गए क्या? चैंग फाइची के कान ये सुनकर फ्रीज हो गए। उसने कुछ समझने का तो मौका भी नहीं मिला कि किचन के दरवाजे से एक आदमी बाहर आया। चेहरे पर वही पुराना सा फादरली स्माइल। नीचे झुक के उसके हाथों से सामान लेते हुए बोला, तुम कितने बड़े हो गए हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे पड़ोस के अंकल बोलते थे। चैंग फाइची तुरंत एक कदम पीछे हट गया, उस आदमी के हाथ को अवॉइड करते हुए। फिर मन में सोचा, अब समझ आया कि मॉम कल क्यों डम्पलिंग्स बना रही थी, जबकि उसे तो वो पसंद भी नहीं है। मुझे तो लगा था कि ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ आएंगे, क्या पता था ये आदमी आएगा। उसने आदमी के कंधे के ऊपर से झांक के चैंगजिन से पूछा, माँ ये कौन है? वो आदमी एक पल के लिए थोड़ा कसक गया,
लेकिन जो आदमी सालों से एक बड़े पद पर हो उसका चेहरा जल्दी ही संभल जाता है। धीरे से बोला, मुझे अंकल बुला लो। लेकिन चेंग फाइची ने कोई जवाब नहीं दिया, सीधा उस आदमी को इग्नोर करके घर के अंदर चला गया। चेंगजिन उसके पीछे आई और उसके हाथ से सामान लेते हुए बोली, इतनी देर क्यों लगा दी? डम्पलिंग्स तो ठंडे ही हो गए थे। वो मिडिल एज आदमी भी चुपके से अंदर आ गया। फाइची ने मॉम की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसने उस आदमी के कदम की आहट सुनी तो तुरंत घूम के बोल पड़ा, ये मेरा घर है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चेंगजिन को शायद अपने बेटे के ऐसे रिएक्शन की एक्सपेक्ट नहीं थी। वो सिचुएशन को स्मूथ करने के लिए जल्दी से बोली, बेटा अंकल हमारे घर मेहमान हैं। वो आदमी जो अब तक चुप था शायद बातचीत का मौका ढूंढ रहा था, इसीलिए मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुम्हारे लिए ये कोट खरीदा था, तुम्हारी माँ ने साइज बताया था, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। चेंग फाइची थोड़ा चौंक गया, नीचे जैकेट की तरफ देखा जो कुछ दिन पहले उसकी मॉम ने दिया था। तब कहा था कि सालों बाद नए कपड़े लाई हूँ तुम्हारे लिए, और वो भी मॉल के साल के आखिरी डिस्काउंट में। उसने माँ की खुशी के लिए चुपचाप संभाल के रख लिया था और आज नए साल के नए दिन पहना था। उसे तो अब पता चला कि ये कपड़े तो उस आदमी ने दिए थे। आदमी ने धीरे से कहा, पता नहीं तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, इसलिए सेव करके ग्रे ले लिया था। अगर पसंद ना हो तो डिनर के बाद नया ले लेंगे। उसकी बात करने का अंदाज ना कुछ अजीब सा था, जैसे जबरदस्ती मेहरबानी बरसा रहा हो। फाइची को ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई भीख दे रहा हो। फाइची ने थोड़ी कसर भरी हल्की सांस लेते हुए अपना हाथ ऊपर उठाया ताकि जैकेट को उतार सके, लेकिन तभी चेंगजिन बोल पड़ी, कपड़े मत उतारो अभी, हीटर तो अभी ही चालू किया है मैंने। चेंग फाइची ने बिना कुछ बोले वो डाउन जैकेट उतार दी जो उसने सिर्फ 2 घंटे भी नहीं पहनी थी। आदमी का चेहरा जैसे और भी ज्यादा उदास हो गया था और चेंग फाइची ने वो जैकेट सीधा जमीन पर पटक दिया और बोला, अगर वो नहीं जाएगा तो मैं ही चला जाऊंगा। तो गाइस, आज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। जल्दी ही अगला वीडियो लेके आऊंगी। गुड नाइट।